हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीटेट के इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है सीडीपी। इसमें मैं आज आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको पता है कि एक सीरीज़ जो है हमारे चैनल पर चल रही थी PYQ की, तो आज जो है उसकी एक सीरीज़ का ही एक ये पार्ट है। तो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आउट ऑफ 30 आप अपने मार्क्स जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कुछ कारणवश कि मैं अपने चैनल पर जो है कंटिन्यूटी नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी रहेगी। आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सीटेट के रिगार्डिंग हो या अन्य टेट के रिगार्डिंग हो या +2 तक हो, आपको हर जो है मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी तो अब सब ठीक लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या ज़रूरी है अगर आपने इमोशनल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, तो क्या ज़रूरी है? इन 4 ऑप्शनों में से हमने बताना है कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश अच्छा हो, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कक्षा में ज़रूरी है सहभागिता। तो कक्ष का नियंत्रित परिवेश, किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना बेवकूफ़ी है। और कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकार कितना कर लेंगे आप किसी पे भी। तो आपको लग रहा होगा राइट ऑप्शन ए ही लग रहा होगा कि प्रजातांत्रिक जो है परिवेश होना चाहिए कक्ष का। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और इमोशनली वीक जो हैं बच्चे नहीं होंगे, अपनी बात अपने टीचर को बहुत आसानी से वो कह पाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ मैंने आपको कहा है कि नहीं, रचनात्मकता जिसमें नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अब आप देख रहे हैं कि जो तीनों हैं ये रचनात्मक, इसमें आकलन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें रचनात्मकता दिखाई गई है, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये कोई रचनात्मक आकलन इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या ज़रूरी है? पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना। कितना लिखवा लेंगे आप बच्चों से? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न जो व्यवधान है उसको अनदेखी कर दें, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बिल्कुल, आपको अगर प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका अपने स्टूडेंट के साथ कितना इंटरेक्शन है। जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही आपका बॉन्ड अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर सही नहीं कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार आप कार्य करेंगे, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक है उसका सकारात्मक रुख। तो क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया था कि सही नहीं है। तो देखिए, आप जो है अपना काम अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। सही नहीं पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषयों में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको करेक्ट लग रहा है कि लड़कों को भी घर के कामों में सहायता बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें भी घर का काम आना चाहिए? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण,
छवि आदि जैसी जो है गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि अधिगम में असुविधा है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। अधिगम में उसको अशक्ता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अधिगम में उसको कठिनाई है या अधिगम में उसको समस्या है। कठिनाई और समस्या एक ही चीज़ होती है। वो अधिगम में उसकी अशक्ता है, यानी कि उसमें लैक है, तभी वो ये सारी गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी जो है सब कुछ याद करते हैं। कैसे शिक्षार्थी जो आपका स्टूडेंट है वो सब कुछ याद कर सकता है? नहीं कर सकता। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर, अंक ग्रेड तो ये चीज़ तो हमने बच्चे के साथ करनी ही नहीं है। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता। ओके, शिक्षार्थियों को जो है आप सक्रिय सहभागिता के लिए आप शामिल कर सकेंगे। बिल्कुल, आप इस चीज़ पर अपना जो है कंसंट्रेशन रखिए कि वो सक्रिय सहभागिता दिखाए। जो आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में उसमें वो अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाए। इससे क्या होगा, इससे उसका ज्ञान अर्जन बहुत आसानी से हो जाएगा। जो भी आप चीज़ उस बच्चे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर वो सक्रिय सहभागिता दिखा रहा है तो इसका मतलब उसको वो चीज़ समझ आ रही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता होनी चाहिए। उच्च योग्यता हो, उच्च क्षमता हो या उच्च वचनबद्धता हो, या क्षमता हो, सृजनात्मकता हो या स्मरण शक्ति हो। क्या होना चाहिए? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता क्या होती है? सबसे पहले आपकी क्षमता होनी चाहिए, दूसरी आपकी सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और आपकी स्मरण शक्ति भी उच्च होनी चाहिए। तभी आप इन चीज़ों को दोनों को ग्रैप कर पाओगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। एक अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका जो है उपलब्ध कराती है, ऐसा नहीं है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये कक्षा से कुछ बच्चों को तो हटाना ही नहीं है। तो आपको सही ऑप्शन दिख गया होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे है संबंधित? अनुकूलन चिंतन से है, स्मृति आधारित चिंतन से है, अपसारी चिंतन से है, या अभिसारी चिंतन से है? क्या लगता है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका अपसारी चिंतन से आउट ऑफ द बॉक्स जो है संबंधित है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें आपने उच्चतर कक्षा में प्रमोट करना है। ठीक है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करके जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपकरणों में परिवर्तन करें। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों की आप समूह बना दें। देखिए, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि आप जो है आपके जो स्टूडेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपका जो शिक्षण है, आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो टीचिंग अप्रोच है, उसमें आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ना कि ये सब काम करने की ज़रूरत है, अगर आपने उसकी अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को एक सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा जो है बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ध्यान से पढ़िए, ये बोल रहा है नहीं बनाता है। तो देखते हैं। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाएं, बिल्कुल बनाने चाहिए। प्रकरण और परिचर्चा और वाद विवाद भी करना चाहिए। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन भी देना चाहिए। केवल आ गया, सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव भी आपसे पूछा गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड है, पनिशमेंट दे रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, बच्चे की छवि की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके अंकों में सुधार कर रहे हैं, या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं?
तो देखिए आप स्वयं के, उनके स्वयं के प्रति जो उनकी अवधारणा है ना, वो जो समझते हैं खुद को, उसको नष्ट कर रहे हो आप। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल भाई बहन और अध्यापक हों, अध्यापक और साथी हैं, साथी और माता पिता हैं, या माता पिता या भाई बहन हैं। क्या लगता है आपको? तो देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पर प्रारंभिक है, अगर यहाँ पे प्रारंभिक नहीं होता तो अध्यापक आ जाता, ठीक है, लेकिन प्रारंभिक यहाँ पर बात हो रही है तो माता पिता और भाई बहन यहाँ पर आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, या इसका मानवतावादी उपागम, या इसका संज्ञानात्मक उपागम। क्या लगता है आपको? अगर आपने स्वच्छता के लिए उसको प्रेरित करना है तो क्या होगा? अगर ये आपको पता है कि जो स्वच्छता है वो सामाजिक अंग है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं में इसको आप इंक्लूड कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए बाद का हो गया, एक तो हो गया मध्य होता है, एक बाद का होता है, एक पूर्व का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है 11 से 18, देखिए 18 आ गया तो किशोर अवस्था, थोड़ी थोड़ी शुरुआत होगी, ये तो किशोर अवस्था ही होगी। ये आपकी शैशवावस्था और बाल्यावस्था स्टार्ट हुई है। तो प्रवर्ती समूह कौन सा होगा आपका? 9 से 12, याद रखिएगा 9 से 12। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। जो आपका भाषा विकास है वो आपके परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सत तथा असत अधिगम पे, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर। क्या लगता है आपको? तो ये प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर ये जो आपकी बहस है ये पूरी की पूरी निर्भर करती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या को समाधान नहीं कर सकती है, ओके, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ये आपको समझ आ गया होगा। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना। सहारा दिया है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। मगर वो जैसे मान लीजिए पुष्पा है, वो खुद से काम नहीं कर पाती है, लेकिन अगर वो किसी अपने बड़े की सहायता ले रही है तो उस काम को वो बेटर कर पा रही है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? उसको सहारा ही दिया जा रहा है, ठीक है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया और संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का जो है पालन करती है, भाषा पर वो अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का उपयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसमें क्या है कि वो लिंग मुक्त, उसने क्या किया कि सभापति के स्थान पर पति आ गया, उसकी जगह सभाध्यक्ष लिख दिया। अब सभाध्यक्ष मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो इसको क्या किया उसने? लिंग मुक्त जो है भाषा का प्रयोग कर दिया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। अब आपको लग रहा होगा कि 2015 में इतना आसान क्वेश्चन पेपर आया था। यस, इतना ही आया था। सीटेट कोई हुआ नहीं है। सीटेट को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैं तो हाउसवाइफ थी, आप भी हैं, आप भी कहीं ऐसे होंगे जो हाउसवाइफ होंगी। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम क्लियर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को देख के हमें अप्रोच लगानी होती है। ओके, सत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है या सुधार किया जा सकता है। किस लिए ज़रूरी है सत और व्यापक मूल्यांकन? कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और किस तरह उसका सुधार किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसंधान में कौन सा जो स्तर है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? अगर आपने कॉलबर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता की जो है कमी दिखाई गई है। तो आपका स्तर 1 जो है उसमें जो है लैक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। यह सामाजिकरण सामाजिक नियमों का जो है क्या है, अधिग्रहण है। तो क्या लगता है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को चाहे उनकी सामाजिक जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आपका बैकग्राउंड है वो कुछ भी हो, नहीं ऐसा नहीं है भाई, बैकग्राउंड भी मायने रखता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही नहीं पूछा गया है आपसे। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए होता है, जांच परीक्षण के लिए होता है, प्रेरणा के लिए होता है, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के जो उद्देश्य हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित देने के लिए होता है। तो क्या लगता है आपको? तो जो गाइस आपका ये आकलन है ना, तो ये आपकी प्रेरणा के लिए होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 24 प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कोई योजना है, उसमें अगर आपने नई जानकारी को जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? ये आपको पियाजे ने बताया था। समायोजन है, साम्यधारण है, संगठन है, या आत्मसातकरण है? तो आत्मसातकरण है ये आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या पर्यावरण से। क्या लगता है आपको कि हम सब इन चीज़ों में अलग अलग है? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से हम क्या हैं, एक इन्हीं चीज़ों की वजह से हम एक दूसरे से अलग हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा दी जा रही है, एकीकृत शिक्षा दी जा रही है, या अपवर्जक आपको जो है शिक्षा दी जा रही है? तो क्या होगा? समावेशी शिक्षा है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को आप अगर सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ा रहे हैं तो ये आपकी क्या है? समावेशी शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। संवेगात्मक विकास से हो सकता है ये पॉसिबल, सामाजिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, या शारीरिक विकास से है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें आपकी सही 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 हो रही हैं, तो ये संवेगात्मक विकास होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, या डिसलेक्सिया? अगर आप लिखावट की बात करते हैं तो ग्राफ पे हम लिखते हैं ना, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मैथ्स का हो गया, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से हो गया। तो ये ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को जो है प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप? क्या लगता है आपको? तो आपका जो सामाजिक अनुभव है ये संज्ञानात्मक विकास को कहीं भी प्रभावित नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय जो है सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ध्यान से पढ़िए, नहीं है। पर्यावरण का पूर्णिमान करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से आप विचार करेंगे, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ आप अनुकूलन करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया है कि बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, और यहाँ पर केवल आ गया तो नेगेटिव हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि व्यवहारिक बुद्धि का जिससे अभिप्राय है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि पर्यावरण का पुण्यमन दोबारा करेंगे, आप उस पर्यावरण का चयन करेंगे जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और उसी पर्यावरण के साथ आप क्या करेंगे? अनुकूल हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस कैसे लगे आज के 30 क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिए। डेली क्लासेस अब आपको मिलेंगी, अब स्किप नहीं होगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो आपको अब डेली क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा सा यहाँ मैं अपसेट थी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अब मेरे चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।
ठीक है, और सीडीपी को एंजॉय कीजिए, सीडीपी को बर्डन मत लीजिए। 30 जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सीटेट में। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।